गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड की स्टार्टिंग करेंगे। तो बीकॉम पार्ट सेकेंड का ये मेरा पहला वीडियो आ रहा है। आपके एबीएसटी सब्जेक्ट में दो बुक्स लगती है, जिसमें से एक है कॉरपोरेट अकाउंटिंग, निगम लेखांकन। बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही अच्छी किताब है, लेकिन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो बहुत टिपिकल भी है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि बीकॉम के तीनों पार्ट्स में से सबसे कठिन जो किताब है वो निगम लेखांकन या उच्चतर लेखांकन, हायर अकाउंटिंग जिसको हम कहते हैं वो। तो खैर जैसी भी है, पढ़नी तो है ही। हार्ड है तो भी पढ़नी है, इजी है तो भी पढ़नी है। हार्ड को कैसे आसान बनाया जाए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, ये पूरी की पूरी जो बुक है ये कंपनियों के ऊपर बेस्ड है। कंपनियों की अकाउंटिंग किस तरह से होती है, कब कब क्या होता है, ये सब चीज़ें कंपनियों के बारे में आज तक आप लोगों ने बहुत थोड़ा पढ़ा है। मेरे हिसाब से आप लोग 12th क्लास में पढ़ के आए हो अंश पूंजी का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, शेयर्स और डिवेंचर्स के बारे में पढ़ के आए हो, लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं है। और भी बहुत कुछ ऐसा है जो ये पूरी किताब कवर करेगी कि कंपनियों की अकाउंटिंग में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी। तो अब इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है किताब में। तो पहले मैं थोड़ा इजी चैप्टर, हालांकि इतना इजी भी नहीं है, थोड़ा इजी चैप्टर लेके स्टार्ट करता हूँ। एकदम से हार्ड चैप्टर ले लेंगे तो आप लोग नर्वस हो जाओगे, तो थोड़ा सा मीडियम चैप्टर ले रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम है अपना कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई आंतरिक पुनर्निर्माण होता क्या। आप लोगों को पता है कि हम कंपनी की एक पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है पूरा। पूंजी संरचना का मतलब होता है कि कंपनी के पास जो पैसा आया है वो कहाँ से। तो आप लोगों को पता है सामान्यतः कंपनियों के पास पैसा आने के 3 सोर्स होते हैं। वैसे तो और भी हो सकते हैं, फिलहाल हम मुख्य सोर्स की बात कर रहे हैं। तो 3 सोर्स, जिसमें एक होते हैं शेयर्स, कंपनी अंशों का निर्गमन करके और पैसे इकट्ठे करती है। शेयर्स में भी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स अलग अलग होते हैं, आप लोगों को पता है। 2 सोर्स ये हो गए और तीसरा डिबेंचर्स, ऋण। अब ये पूंजी संरचना बन जाती है। जैसे मान लो मैं एक बात कहूँ कि भाई एक कंपनी ने 5 लाख शेयर्स जो है इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले इश्यू कर रखे हैं, मतलब 50 लाख रुपए की इक्विटी शेयर है। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपए वाले इश्यू कर रखे हैं, मतलब 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है। और 2 लाख डिबेंचर्स या 20,000 डिबेंचर्स 100 रुपए वाले इशू कर रखे हैं, मतलब 20 लाख के डिबेंचर्स है। तो इस कंपनी की जो कंपनी के पास टोटल अमाउंट आई हुई है वो 80 लाख रुपए आई हुई है। तो ये इसकी पूंजी संरचना है, कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी संरचना में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को हमने शामिल किया है। तो ये कंपनी के पास पैसा कहाँ, ज़्यादातर वैसे पूंजी संरचना में तीनों को शामिल हम करते हैं, लेकिन सामान्यतः पूंजी में हम केवल शेयर्स को शामिल करते हैं, आपको पता है। तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स जो है हमारे, वो हमारी पूंजी है।
डिबेंचर तो आप लोगों को पता है एक तरह से ऋण है जो हमने पब्लिक से लिया है और उसके ऊपर ब्याज चुकाना पड़ता है अपने को। शेयर्स के ऊपर आपको पता है डिविडेंड लाभांश चुकाना होता है, ब्याज चुकाना नहीं होता है। कंपनी को लाभ होगा तो लाभांश चुकाएगी, नहीं होगा तो नहीं चुकाएगी, वो एक अलग मैटर है। तो ये आंतरिक पुनर्निर्माण क्या है? देखो, कंपनियों के आंतरिक पुनर्निर्माण मतलब कंपनी की जो पूंजी संरचना है उसको परिवर्तित करना। पूंजी संरचना को परिवर्तित कर देंगे तो हम कहेंगे आंतरिक पुनर्निर्माण। अब पूंजी संरचना को कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो आप देखो, आंतरिक पुनर्निर्माण जो है उसकी दो विधियां। पहली, अंश पूंजी में परिवर्तन, चेंज इन शेयर कैपिटल, और दूसरी अंश पूंजी में कटौती, रिडक्शन इन शेयर। तो कटौती की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम अंश पूंजी में परिवर्तन जो है उस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं कि अंश पूंजी में परिवर्तन करते ही कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण हो कैसे हो जाएगा वो देखो। देखो, कंपनी अधिनियम जो है 2013 उसकी धारा 61, इसके तहत कंपनियों की अंश पूंजी में परिवर्तन किया जाए। अंश पूंजी में परिवर्तन के कई तरीके हो सकते हैं, तो अलग अलग तरीकों के बारे में हम बात करें। पहला तरीका, नए अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ न्यू शेयर। अब देखो, कंपनी की ये अभी कैपिटल स्ट्रक्चर है, मान लो इसमें से ऋण पत्र को एक बार हम ड्रॉप कर देते हैं। ये कंपनी की पूंजी संरचना है, 5 लाख शेयर 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर है 50 लाख रुपए के, और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए वाले 10 लाख। अब जब आप नए अंशों का निर्गमन करोगे, चाहे इक्विटी शेयर का करो चाहे प्रेफरेंस शेयर का करो, नए अंशों का निर्गमन करते ही आपकी पूंजी संरचना परिवर्तित हो जाएगी। जैसे मान लो आपने 5 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए, तो इक्विटी शेयर 50 लाख के पहले इशू कर रखे आपने, 5 लाख के और इशू हो गए तो 55 लाख रुपए के इक्विटी शेयर हो गए। तो पूंजी संरचना चेंज हो गई ना भाई। अभी तक तो 60 लाख रुपए की पूंजी थी कंपनी के, और 5 लाख के और इशू करते ही पूंजी 65 लाख हो गई, तो पूंजी संरचना परिवर्तित हो गई। ये आंतरिक पुनर्निर्माण है। और आपको पता है प्रेफरेंस शेयर का भी निर्गमन कर सकती है कंपनी चाहे तो। और अंशों के निर्गमन की प्रविष्टि क्या होती है आप लोगों को पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी, और प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगी। अब वो एक अलग मैटर है कि अंशों का निर्गमन सममूल्य पर हो रहा है या प्रीमियम पर हो रहा है, वो जैसी भी स्थिति। फिलहाल हम केवल ये बात समझ रहे हैं कि आंतरिक पुनर्निर्माण होता कैसे, ठीक है। दूसरा तरीका होता है पुराने अंशों का शोधन या वापसी खरीद, रिडेम्पशन ऑफ ओल्ड शेयर्स या बाई बैक ऑफ शेयर। रिडेम्पशन, शोधन मतलब क्या होता है शोधन का? भाई जो पैसे कंपनी ने ले रखे हैं शेयर्स के थ्रू जनता से, वो पैसे वापस लौटाना। प्रेफरेंस शेयर को यदि पैसा लौटा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं अधिमान अंशों का शोधन। और इक्विटी शेयर का शोधन नहीं होता है, उनकी वापसी खरीद होती है, बाईबैक होता है। हालांकि है तो शोधन ही, पैसा रिटर्न करना ही है उसमें भी, लेकिन नाम अलग अलग दे दिया। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए शोधन, रिडेम्पशन शब्द का प्रयोग करते हैं हम,
और इक्विटी शेयर्स के लिए बाई बैक, वापसी, खरीद शब्द का प्रयोग। अब मान लो इक्विटी शेयर के 10 लाख रुपए हमने वापस दे दिए, बाई बैक कर लिया, तो पहले 50 लाख के थे, अब 40 लाख के हो जाएंगे, तो पूंजी संरचना परिवर्तित हो गई। या प्रेफरेंस शेयर के पैसे वापस दे दिए तो भी पूंजी संरचना परिवर्तित हो गई। और आप लोगों को पता है इसकी वापसी, खरीद या शोधन की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीसरा तरीका, अंशों का उपविभाजन, सब डिवाइडेशन ऑफ शेयर्स। अब उपविभाजन का मतलब क्या है? देखो, अधिक मूल्य वाले अंश को कम मूल्य वाले अंश में परिवर्तित करना। कैसे? जैसे मान लो अभी मैं कहूं कि एक कंपनी है और उसके पास 50,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 100 रुपये, कैपिटल तो 50 लाख की है कंपनी की। अब कंपनी ने सोचा कि भाई 100 रुपये का शेयर है, ये ज़्यादा है, हमें अपने शेयर्स की वैल्यू, अंकित मूल्य जो है वो कम कर देना चाहिए। तो कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हम अपने एक शेयर को 100 रुपये का नहीं रखेंगे, अब 10 रुपये का कर देते हैं। हालांकि क्यों करती है, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है ना। उन कारणों का डिस्कशन भी हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम इतनी बात कर रहे हैं कि 100 रुपये का अंश है और उसको कंपनी 10 रुपये का बना रही है, तो क्या ऐसा करने से शेयर होल्डर को लॉस नहीं होगा? आपको ये दिमाग में सवाल आ सकता है, लेकिन बिल्कुल लॉस नहीं होगा, क्योंकि अभी एक शेयर 100 रुपये का है और जब कंपनी 10 रुपये का शेयर बनाएगी इसको, तो 100 रुपये के एक शेयर को 10 रुपये के 10 शेयर में कन्वर्ट कर देगी। मतलब आज मान लो मैंने एक शेयर खरीदा हुआ है कंपनी का 100 रुपये का, तो कंपनी मेरे से वो एक शेयर 100 वाला वापस ले लेगी और 10 रुपये वाले 10 शेयर मेरे को दे देगी। तो इससे मेरे को क्या लॉस हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पहले भी 100 रुपये की पूंजी थी मेरे पास, आज भी 100 रुपये की पूंजी है, लेकिन 50 लाख रुपए कंपनी की पूंजी है, ये तो उतनी रहेगी, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर फिर भी चेंज हो गया। देखो, पहले कंपनी के 50,000 शेयर थे 100 रुपए वाले, और अब हो गए 5 लाख शेयर 10 रुपए तो भले 50 लाख की, लेकिन पूंजी संरचना में नंबर ऑफ शेयर्स भी शामिल होते हैं। तो शेयर पहले 50,000 थे, नंबर ऑफ शेयर अब 5 लाख हो गए, तो ये परिवर्तन हो गया। तो इसको हम कहते हैं अंशों का उपविभाजन। उसके बाद फोर्थ नंबर पे लेते हैं हम अंशों का समामेकन, कंसोलिडेशन। समामेकन का मतलब होता है, इसका उल्टा है, देखो उपविभाजन, कम मूल्य के अंश को अधिक मूल्य के अंश में परिवर्तित करते हैं। जैसे ये 5 लाख इक्विटी शेयर है, ये 10 रुपए के हैं, 50 लाख रुपए इनकी वैल्यू है। अब कंपनी ने कहा कि नहीं, हम अपना शेयर 10 का नहीं रखे और 100 का बना देते हैं। तो 100 का बनाएगी तो कंपनी क्या करेगी? जिन लोगों ने शेयर खरीदे हुए हैं उनसे 10 शेयर वापस लेके एक 100 रुपये वाला शेयर दे देगी। मतलब 10-10 रुपये वाले 10 शेयर उनसे वापस ले लेगी। तो 100 रुपये ले लिए और बदले में 100 रुपये का एक शेयर दे देगी। तो सबके साथ ऐसा ही करेगी कंपनी। तो ऐसा करने से कंपनी की ये जो नंबर ऑफ शेयर है वो 5 लाख की जगह कितने हो जाएंगे? 50,000 हो जाएंगे। और एक शेयर कितने रुपए का हो गया? 100 का। तो पूंजी तो 50 लाख की है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर जो है वो 5 लाख की जगह 50,000 हो गए हैं। तो इसको हम कहते हैं अंशों का समामेकन। तो इससे भी अंश पूंजी जो है वो परिवर्तित हो गई है। तो ये भी आंतरिक पुनर्निर्माण का एक स्रोत।
पांचवा पॉइंट, अंशों का स्टॉक में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। तो स्टॉक में परिवर्तन मतलब क्या होता है कि स्टॉक में परिवर्तित करने के बाद शेयर की वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे अभी हम कहें 5 लाख शेयर है 10 रुपए वाले, 50 लाख के हैं, लेकिन जब कहेगी कंपनी की हमने अपने शेयर का अंकित मूल्य हटा दिया है, अब हमारी अंश पूंजी है 50 लाख की, नंबर ऑफ शेयर कुछ भी नहीं है, ना तो एक शेयर कितने का है और ना नंबर ऑफ शेयर है, सीधी ये बात होगी कि भाई 50 लाख रुपए की पूंजी है बस। तो ये स्टॉक में बदल दिया कंपनी ने इसको। स्टॉक में बदलने से फायदा क्या होता है कि अंशधारी जो है वो अपने चाहे जितनी राशि की अमाउंट किसी दूसरे को हस्तांतरित कर सकता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक शेयर 10 रुपए का है, सोचो बात को, अब कोई सोचे कि मैं अपने 7 रुपए किसी और को दे दूं, तो शेयर तो एक ही है। या ऐसे समझो आपके पास 10 रुपए का एक नोट है और आपको किसी और को 7 रुपए देने हैं, तो आप क्या करोगे? 10 दे के 3 वापस लोगे ना उससे, या 10 में से 70% हिस्सा फाड़ के दे दोगे अगले को कि ये 7 रुपए तेरे हो गए और 30% हिस्सा नोट का बचा हुआ मेरा होगा। लेकिन यहाँ पे तो 10 रुपए का शेयर जो है उसको फाड़ के आप दे नहीं सकते ना, जैसे नोट को फाड़ के नहीं दे सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है, उनकी अंशधारियों की सुविधा के लिए अंशों को स्टॉक में परिवर्तित कर देती है। स्टॉक में परिवर्तित कर दिया मतलब अब एक शेयर कितने का है ये है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस 10 रुपए है एक व्यक्ति के पास और वो 7 रुपए किसी और को हस्तांतरित करना चाहे तो कर सकता है। तो स्टॉक में परिवर्तित करने की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक। और जब कभी कंपनी वापस ये निर्णय लेती है कि भाई स्टॉक को वापस शेयर्स में कन्वर्ट कर दो, तो रिवर्स एंट्री, ठीक है ना। इनकी एंट्रीज मैंने आपको बताई नहीं, अंशों के उपविभाजन और समामेलन, इनकी एंट्रीज कोई खास नहीं है। इसमें एंट्री तो यही होती है, देखिए जैसे मान लो इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम ही है दोनों में, लेकिन फर्क क्या होगा, यहां ऊपर आएगा ओल्ड डिनोमिनेशन और नीचे वाले में आएगा न्यू डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मतलब एक शेयर कितने का था, जैसे उप विभाजन में आपने 100 वाला शेयर 10 में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ लिखेंगे ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ मान लो समामेलन में आपने 10 वाला शेयर 100 में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ लिखेंगे ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एंट्री तो सेम ही होती है, केवल जो उनकी प्राइस है उसको अलग से दर्शा दिया जाता है, तो उससे नंबर ऑफ शेयर्स में फर्क पड़ जाता है, अमाउंट में कोई फर्क पड़े। 5 पॉइंट ये हो गए। और लास्ट पॉइंट जो है इसका, अनिर्गमित अंशों को रद्द करना, कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल। अब जैसे मान लो आप लोगों को पता है एक अधिकृत पूंजी होती है कंपनी की, ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी अपने पूरे जीवन काल में मैक्सिमम जितने अमाउंट के शेयर इशू कर सकती है उसको हम अधिकृत पूंजी कहते हैं। अब जैसे मान लो ये कंपनी है, इसकी इक्विटी शेयर की अधिकृत पूंजी है 2 करोड़ रुपए और कंपनी ने अभी तक शेयर कितने की इशू किए हैं? 50 लाख के। अब कंपनी जब चाहे 1.5 करोड़ के शेयर और इशू कर सकती है, लेकिन मान लो अभी कंपनी ने 50 लाख के इशू कर दिए, कंपनी ने सोचा 1.5 करोड़ के शेयर बाद में इशू कर लेंगे जब कभी पैसों की जरूरत होगी। धीरे धीरे कंपनी का विस्तार होता गया, प्रॉफिट में आती गई, खूब प्रॉफिट होता गया। अब कंपनी को लग रहा है कि नहीं यार, हमें नए शेयर इशू करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा हो गया है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 1.5 करोड़ के शेयर जो अनिर्गमित है उनको कैंसिल कर दे, अब हम उनको निर्गमित नहीं करेंगे। तो अनिर्गमित अंशों को रद्द कर दिया जाएगा और अनिर्गमित अंशों को रद्द करने के बाद कंपनी उस कैटेगरी के शेयर इशू नहीं कर पाएगी। तो ऐसा करने से भी कंपनी की अंश पूंजी में परिवर्तन हो जाएगा और ये भी एक आंतरिक पुनर्निर्माण का स्रोत है।
तो कुल मिलाकर आंतरिक पुनर्निर्माण की दो विधियां बताई मैंने आपको। पहली अंश पूंजी में परिवर्तन और दूसरी अंश पूंजी में कटौती। उसमें से पहली जो अंश पूंजी में परिवर्तन है उसकी ये 6 तरीके हैं। नए अंशों का निर्गमन, पुराने अंशों का शोधनीय वापसी खरीद, अंशों का उपविभाजन, अंशों का समामेकन, अंशों का स्टॉक में परिवर्तन, अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। ये 6 तरीके होते हैं जिससे कंपनी की अंश पूंजी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ जितना आज मैंने आपको समझाया है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वीडियो को देखिए आप लोग, अच्छे से समझिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम इसी आंतरिक पुनर्निर्माण के चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।